नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखो, एक चीज बताओ आप लोग कि मॉर्निंग में जो वीडियो हमारा आता था वो बेहतर है या नाइट में बेहतर है? वैसे मैं सोच रहा हूं कि मार्च से इसको मॉर्निंग में ही मैं शिफ्ट कर दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप बताओ कि ये टाइम ठीक है या मॉर्निंग वाला ठीक था? एक बार आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक है, ताकि फीडबैक आपका मिल सके मुझे। चलिए आइए सीधे। और कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि भाई बताओ, विकसित भारत यंग लेटेस्ट डायलॉग 2026 के आयोजन का स्थान और तिथि क्या था? ठीक है, सभी लोगों ने इसका सही उत्तर दिया था। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहला टॉपिक आज का हमारा क्या है। भारतीय नौसेना की पहल के तहत लक्षद्वीप में एक बहुविशेषज्ञ मेगा मेडिकल एवं सर्जिकल शिविर का आयोजन किया गया है। चर्चाओं में है ये। इसमें जो है कई प्रकार के हेल्थ से रिलेटेड चीजें इसमें की जा रही हैं, यानी कि भारतीय सशस्त्र बल केवल सीमाओं की रक्षा के सीमित नहीं है, बल्कि अब नागरिकों के स्वास्थ्य संरक्षण में भी अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। और यह बहुत अच्छी बात है कि हम नागरिकों की जो सुरक्षा सिक्योरिटी उस पर तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो हेल्थ है सिटीजन्स का उस पर भी काम कर रहे हैं। तो भारतीय नौसेना की पहल के तहत लक्षद्वीप में एक बहुविशेषज्ञ मेगा मेडिकल एवं सर्जिकल शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें गंभीर और जटिल बीमारियों के इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। बहुत बड़ी जो है अपने आप में यह एक अच्छाई है नौसेना की हमारे, ठीक है। लक्षद्वीप में संयुक्त सेवाओं का बड़ा स्वास्थ्य अभियान, यानी कि एक यह पहल दरअसल केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में की गई है, जहां संयुक्त सेवाओं के तहत बहुविशेषज्ञ मेगा मेडिकल और सर्जिकल शिविर का आयोजन किया जा रहा है। 13 जनवरी को कवरत्ती स्थित इंदिरा गांधी अस्पताल में इसका औपचारिक उद्घाटन नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने किया। यह शिविर दरअसल 17 जनवरी तक जो है क्या होगा, चलेगा। तो ये एक बड़ी उपलब्धि रही है हमारे साथ, ठीक है। भारतीय नौसेना द्वारा यह बहुविशेषज्ञ चिकित्सा शिविर लक्षद्वीप के 5 द्वीपों अमीनी, एंड्रात, अगत्ती, कवरत्ती और मिनी कॉय में आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य द्वीपवासियों को सुलभ, समग्र और उन्नत स्वास्थ्य सेवाएं क्या करना है, उपलब्ध कराना है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है नौसेना की कि जहां नौसेना हमारी सुरक्षा तो करती है, लेकिन इस सुरक्षा के साथ साथ में स्वास्थ्य सुविधाओं का बड़ा ख्याल रखती है। और लक्षद्वीप के जो हमारे इतने द्वीप हैं, 5 द्वीप, इन पर काम कर रही है। अच्छा, आपके एग्जाम में ना लक्षद्वीप के इन जो 5 द्वीपों के बारे में प्रश्न पूछ सकता है, तो इनके 5 द्वीपों के बारे में आप जानकारी रख लीजिएगा। भाई बताओ लक्षद्वीप के कौन कौन से द्वीप हैं 5? ये तो ये फैक्ट आपके लिए क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, यानी कि लक्षद्वीप में अमीनी, एड्रात, अगत्ती, कवरत्ती और मिनी कॉय आते हैं। मिनी कॉय का नाम तो आप अक्सर सुनते होंगे, है ना। चलिए, ये एक अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा। या यही पूछ सकता है कि अभी हाल ही में निम्नलिखित में से किस सेना के द्वारा, भारतीय सेना के द्वारा लक्षद्वीप में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया? नौसेना, थल सेना, वायुसेना या एनएसजी आदि के द्वारा? तो आप लिखेंगे फिर कि हाँ, नौसेना के द्वारा चलाया गया यह अभियान है अपने यहां पे, ठीक है। याद रहेगा पॉइंट, कोई दिक्कत तो नहीं। और लक्षद्वीप के 5 द्वीपों का नाम भी आपको याद रखना है, यह भी पॉइंट आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इस पर बनेगा प्रश्न आपके सामने। बताओ भाई, लक्षद्वीप में बहुविशेषज्ञ मेगा मेडिकल एवं सर्जिकल शिविर का आयोजन किसके द्वारा किया गया? भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल, किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये हो जाएगा भैया आपके सामने ऑप्शन नंबर कौन सा? नौसेना, यानी कि गा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, हड़ोल महोत्सव भी चर्चाओं में है भाई साहब ये, ठीक है। मैंने कई बार आपसे कहा कि प्रमुख त्योहार, प्रमुख आयोजन, प्रमुख मेले बहुत पूछते हैं। ये अभी हड़ोल महोत्सव चल रहा है। इसमें इस महोत्सव में दरअसल जो जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी, वो उसमें पार्टिसिपेट किए हैं। हड़ोल महोत्सव 2026 एक आत्मनिर्भर ग्राम मॉडल के रूप में आयोजित महोत्सव के रूप में यह दरअसल गुजरात के, कहां पर? गुजरात के भावनगर जिले के पालीताना तालुका के हड़ोल गांव में। इतना अंदर है भाई साहब। गुजरात राज्य है, भावनगर जिला है, पालीताना तालुका है, और उस तालुका के हड़ोल गांव में यह हड़ोल महोत्सव मनाया जा रहा है, ठीक है। याद रहेगा पॉइंट। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है भाई साहब? ग्रामीण विकास, आत्मनिर्भरता और ग्राम स्वराज के विचार को आगे बढ़ाना। आप जानते हैं कि भारत को अगर प्रगति करनी है तो पंचायतों से, ग्रामों से करनी होगी। यह गांधी का विचार यही था, क्योंकि भाई विकेंद्रीकृत जो योजना है अपने आप पे, जो विकेंद्रीकृत प्लान है अपने आप पे, वो गांव से होकर निकलता है।
जब तक आप ग्रामीण पृष्ठभूमि को गांव तक समान पहुंच, शिक्षा, रोजगार, इंटरनेट की सुविधा नहीं देंगे, तब तक भारत विकसित नहीं हो सकता है। यह बात सरकार को भली भांति समझ लेनी चाहिए। और इसी कंटेक्स्ट में जो है यह हड़ोल महोत्सव मनाया जा रहा है कि किस प्रकार से हम गांव को हम आत्मनिर्भर बना सके, अवसरों की समानता को और मजबूत कर पाएं और अलग अलग प्रकार की प्रगति को कर पाएं अपने आप। ग्राम स्वराज के लिए विचार बढ़ाना, ग्राम स्वराज पर ही गांधी जी का बहुत अच्छा लेख है अपने आप, बहुत अच्छा विचार है, पढ़िएगा कभी, है ना। चलिए, क्या इसका उद्देश्य और महत्व है? ग्रामीण विकास तथा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना इसका महोत्सव है। हड़ोल मॉडल को देश भर में एक प्रेरणादायी उदाहरण के रूप में स्थापित करना कि भाई जो हमारा उद्देश्य है यह पूरे देश के गांव का उद्देश्य होना चाहिए अपने आप में। कृषि, ग्रामीण उद्योग, रोजगार, युवाओं की भागीदारी और महिला सशक्तिकरण जैसे विषयों पर जागरूकता फैलाना। इस आयोजन में किसानों, स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं, युवा वर्ग और अन्य ग्रामीण समुदायों के साथ संवाद सत्र जो है आयोजित किए जाते हैं कि भाई किस प्रकार से हम अपने गांव को आत्मनिर्भर बना सकते हैं, किस प्रकार से ग्राम स्वराज की संकल्पना को साकार कर सकते हैं और किस प्रकार हम अपने प्रगति के साथ में देश की प्रगति में और देश की इकोनॉमी को बढ़ाने में अपना योगदान दे सकते हैं। और मॉडल के रूप में कि जो हमारी आयोजना है, जो हमारा संकल्प है, यह संकल्प पूरे भारत के गांव का संकल्प हो, यह विचारधारा के साथ इस महोत्सव को मनाया जाता है, जिसमें अभी कृषि मंत्री जी शामिल हो रहे हैं। ठीक है, याद रहेगा पॉइंट, हड़ोल महोत्सव। चलिए, ये पॉइंट वही लिखा जो मैंने बता दिया आपको। दरअसल यह महोत्सव डॉक्टर मनसुख मांडविया के प्रयासों से विशेष रूप से ग्रामीण परिवर्तन के आदर्श के रूप में विकसित किए गए हड़ोल गांव में आयोजित हो रहा है। ठीक है, ये जनवरी 2026 में हुआ। ये कहां पर हुआ ये मैंने आपको बता दिया, 13 से लेकर के 15 जनवरी के मध्य में हुआ। ठीक है, चलिए, क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि महत्वपूर्ण इसीलिए क्योंकि भैया ग्राम को जो है सशक्त करना है और इसका लक्ष्य न सिर्फ सशक्त ग्रामीण अर्थव्यवस्था को स्थापित करना है, बल्कि देश में अन्य गांवों के लिए एक मॉडल प्रस्तुत करना है अपने आप कि हर गांव, क्योंकि देश भारत की प्रगति तभी संभव है जब गांव का विकास होगा। बिना गांव के विकास के देश भारत का विकास संभव नहीं हो सकता है। तो यह बात बहुत अहम है, इसलिए इस महोत्सव को मॉडल के रूप में प्रस्तुत किए जाने का प्रस्ताव जो है या अभ्यास जो है या जो है एक तरीके से कोशिश की जा रही है। ठीक है, चलिए आइए प्रश्न बताइए आप लोग। हड़ोल महोत्सव 26 का आयोजन किस राज्य में किया गया? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर महाराष्ट्र में? जल्दी से इसका उत्तर आप लोग मुझे बताइए, क्या हो जाएगा इसका उत्तर? बहुत आसान है, नींद से जागिए, और वैसे भी नींद सुबह के समय तो है नहीं। ठीक है, और मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि जो है करंट अफेयर्स मॉर्निंग में कराएं कि अभी नाइट में 9 PM पे आप लोग अपना उत्तर दे सकते हैं कि सर सुबह सही समय या अभी सही है। हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं मार्च से सुबह कराऊं, लेकिन आप लोग एक बार इसका फीडबैक मुझे प्लीज जरूर दीजिएगा। तो हड़ोल महोत्सव कहां पर किया हुआ? ये हुआ आपका गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी यानी कि गा इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए, सर्जियो गोर भारत में अमेरिका के नए राजदूत अभी बन गए हैं और इससे भारत और अमेरिका के संबंधों में मजबूती आने के आसार बताए जा रहे हैं। हालांकि लगता है नहीं कि जिस प्रकार से फूफा जी काम कर रहे हैं ट्रंप बाबू, ऐसा लगता तो है नहीं कि काम हो जाएगा। जैसे कहते हैं ना उंगली करने वाला काम, तो ट्रंप बाबू ऐसे ही हैं अपने, मतलब बिना मतलब की उंगली करते रहते हैं, कुछ ना कुछ कांड करते रहेंगे। भाई ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। सबसे खतरनाक प्रेसिडेंट में से ट्रंप बाबू हैं, जो अपने फायदे के लिए एक तरीके से कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, बेताब हैं। मतलब किसी के भी एरिया को कहेंगे अपना है, मेरा है, मैं करूंगा इस पर राज। अरे भाई काहे बिना मतलब के? आपके पास जितना है कम है क्या भाई? जो लालसाएं होती है ना, जो आकांक्षाएं होती है हमारी, जो वो जब अगर नहीं सीमित होती तो कष्ट होता है। एक दिन ट्रंप बाबू का ही हाल होगा, अमेरिका का ही हाल होगा कि मतलब अपने फायदे के लिए आप कुछ भी कर ले रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, भारत अमेरिका का संबंध, भारत रूस संबंध, भारत ईरान इजराइल संबंध, ये बहुत अहम है आपके लिए। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इन पर प्रश्न आ सकता है, ऐसे में आप इनको अलग से रेडी कर लीजिएगा। इट्स वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इस बदलते परिदृश्य में, भौगोलिक परिदृश्य में, राजनीतिक परिदृश्य में अमेरिका की भूमिका, चाइना की भूमिका और अमेरिका चाइना संबंधों का भारत पर इंपैक्ट या भारत चीन का संबंध से अमेरिका पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी समालोचना पर टिप्पणी कीजिए। ऐसे कई सारे प्रश्न आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंधों वाले टॉपिक में पेपर सेकंड में आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, याद रहेगा पॉइंट। चलिए
आप वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सीधे पूछ लेगा कि अमेरिका के नए राजदूत इंडिया में कौन बने हैं, तो कौन बने भैया, सर्जियो गोर बने हैं। ठीक है, सेम वही पॉइंट लिखा है, यानी कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस। ठीक है, अब इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कौन है उपराष्ट्रपति, जेडी वेंस, जो कि भारत की यात्रा पर भी थे। और विदेश मंत्री कौन है वहां के, मार्को रूबियो। मार्को रूबियो ने सार्वजनिक रूप से सर्जियो गोर को बधाई दी है, किस लिए, क्योंकि वो इंडिया में राजदूत बन गए हैं अमेरिका के। सर्जियो गोर ने औपचारिक रूप से भारत में अमेरिका के नए राजदूत का पद संभाल लिया है। इन बधाइयों को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में भारत अमेरिका संबंधों में निरंतरता और तेजी का संकेत माना जा रहा है। हमको तो नहीं लगता है, ठीक है, लेकिन ठीक है, अब राजदूत भाई साहब आ गए हैं तो देखते हैं क्या होता है। चलिए बताइए, गजब कांडी आदमी है भाई साहब। ठीक है, जैसे अपने इंडिया में कुछ नेता नहीं है, नाम मैं नहीं लूंगा, वैसे ही ट्रंप बाबू हैं, क्या कीजिएगा। चलिए, भारत में अमेरिका के नए राजदूत के रूप में किसने पद संभाला है, मार्को रूबियो, जेडी वेंस, सर्जियो गोर और या फिर डोनाल्ड ट्रंप, कौन है भाई साहब। ये तो नहीं हो गया ना, ये ऑप्शन सही नहीं बना है। ठीक है, चलिए बताइए कौन हो जाएगा। जेडी वेंस वहां के कौन है, आपके जो है उपराष्ट्रपति हैं। मार्को रूबियो का है, वो है विदेश मंत्री। सर्जियो गोर इज द राइट आंसर। ठीक है, गा यानी कि सी इज द राइट आंसर। ठीक है ना। गिग वर्कर्स की सुरक्षा को प्राथमिकता अभी दी गई है। आप जानते होंगे कि ये जो फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, फला ढिमका ढिमका जो ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनियां हैं, ये कंज्यूमर को प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए 10 मिनट का टाइम मांगती हैं। 10 मिनट के समय को लेकर के जो गिग वर्कर्स अर्थात जो डिलीवरी बॉय होते हैं, उनके ऊपर एक खास प्रेशर होता है। और अब अक्सर आप देखे होंगे कि कई बार गिग वर्कर्स अर्थात इन जो हमारे ये जो डिलीवरी वाले जो लोग होते हैं, उनको वो एक्सपायर हो जाते हैं रोड एक्सीडेंट में और कई अन्य जगहों पर। और इसके अलावा उनकी वजहों से आम नागरिक का भी नुकसान होता है। भाई अभी जहां पर हमारी ऑफिस है, उसके जस्ट बगल में 2 बड़ी ई कॉमर्स कंपनियां हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। ठीक है, नाम क्या लेना, मैं बता ही दे रहा हूं। एक ब्लिंकिट है और एक फ्लिपकार्ट है। फ्लिपकार्ट और ब्लिंकिट दोनों ऑन रोड हैं और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, मुश्किल से अप्रॉक्सीमेटली 100-150 मीटर और कम ही होगी इनफैक्ट। ठीक है, और इनके वजह से जो गाड़ियां निकलती हैं, इनके जो स्कूटर चलाते हैं लोग, वो इतनी तेज फराटेदार। और दिक्कत क्या है कि अपोजिट साइड में है भाई साहब। अब खेल देखिए इन लोग का, तो क्या दिक्कत होती है अब इसको समझिएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए यू रोड गई हुई है, ऐसे रोड गई हुई है। ठीक है, ऐसे रोड गई हुई है। ठीक है, अब भैया ये दोनों कंपनियां का जो स्टोर है वो इधर बना हुआ है। ठीक है, अब क्या होता है कि इधर इनको जाना है, इधर से इनको इधर आना चाहिए, लेकिन क्या होता है ये जो है क्या करेंगे, इधर से आएंगे भाई साहब। अब आप इधर से जा रहे हो और ये भाई साहब इधर से आ रहे हैं, बस होगा धूम धूम से खट से ऐसे निकलेंगे गाड़ी चला करके, किसकी कोई सीमा नहीं है। मतलब थोड़ा बच्चे अगर आप तो गए काम से, तो इन गिग वर्कर्स की वजह से या इन डिलीवरी बॉयज की वजह से आप पर भी खतरा है। और आपकी वजह से जो अनवांटेड जो गाड़ी चलाते हैं, आपकी वजह से इनको भी खतरा है अपने आप में। ये भी बेचारे कई बार मारे जाते हैं रोड एक्सीडेंट में। तो कहा सरकार ने कि भाई साहब जो 10 मिनट का आपका जो खेल है, इसको आप क्या करिए, वापस करिए। हालांकि ये खेल बहुत बड़ा जाल है अपने आप में। अक्सर देखा होगा कि आजकल ब्लिंकिट वगैरह 10 मिनट का टाइम देते हैं, लेकिन वो 15, 16, 17 मिनट हो जाता है, आपको पता नहीं चलता। आप देखते भाई साहब 5 मिनट दिखा, 5 मिनट हो जाएगा, 7 मिनट हो जाएगा, लेकिन दिखाएगा आपको 5 मिनट। साइकोलॉजिकल इंपैक्ट ऐसा है कि आपको लगता है कि अच्छा 10 मिनट में आ गया, अरे वाह। पैसा भी ज्यादा लेते हैं आपसे। ठीक है, और वो भी दिक्कतें होती हैं। तो इस पर सरकार ने रोक लगाने का प्रयास किया। सभी ई कॉमर्स कंपनियों से सरकार ने बातचीत किया, भाई ये जो आपकी पॉलिसी है ना 10 मिनट वाली, इसको वापस कीजिए, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा। ये इस बात पर मैं भी बहुत दिनों से सोच रहा था, क्योंकि बगल में हमारी ई कॉमर्स कंपनी, इसको बड़ा मैंने बहुत नजदीकी से महसूस किया कि भाई ये तो बहुत खतरनाक है अपने आप में। भाई साहब किधर से भी बाइक लेके आ जाएंगे, घर से निकालेंगे आपके बगल से, ऐसा लगेगा कि तुम उड़ गए कि वो उड़ गए, है ना। तो ये खतरनाक खेल है अपने आप में। होटल वाले, ये वाले, स्विगी वाले, ये सब भी ये भी करते हैं एकदम से। तो ये सब गड़बड़ है अपने आप में। चलिए, इस पर सरकार ने रोक लगाया। अच्छा, गिग वर्कर्स कौन होते हैं? गिग वर्कर्स वही होते हैं जो इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अस्थायी रूप से काम करते हैं, जिनकी सुरक्षा कोई खास नहीं होती है, ना कंपनी की तरफ से ना सरकार की तरफ से। इस पर भी विचार विमर्श किया गया है कि इनको कंपनियां टीएडीए से लेकर के बाकी जो सुविधाएं होती है वो दें, क्योंकि ये कंपनियां प्राइवेट लिमिटेड होती हैं और प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के वर्कर्स को इसका फायदा मिलना चाहिए एज ए रूल।
जो कि नहीं मिलता है। हालांकि विगत कुछ वर्षों में इन लोगों ने जो है आंदोलन आदि किया था, अब सरकार इस पर काम कर रही है। ठीक है, चलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो गिग वर्कर्स की क्या इंपॉर्टेंस आदि है, इस पर मैंने आज मुख्य परीक्षा का प्रश्न भी बनाया है आपके लिए। ठीक है, चलिए मेरी बातें जाती हैं इधर की निकल जाती है, ये बता पहले पता चले कि इधर से जा रही हैं और इधर से निकल रही हैं, ये काम मत कीजिएगा, ध्यानपूर्वक सुना करिए आप लोग। ठीक है, चलिए 10 मिनट डिलीवरी के दावे पर केंद्र सरकार ने सख्त रूप अपनाया है। गिग वर्कर्स की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सरकार ने क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म, जो कि कहते हैं कि 10 मिनट पे हम तुमको सब दे देंगे, जाओ ले जाओ, ठीक है, डिलीवरी के लिए तय की गई सख्त टाइम लिमिट हटाने की सलाह दी है कि भाई हटाओ इसको। एक बात से भी नहीं आया मुझे, सलाह कहे दे रहे हैं भाई साहब, ये आई डोंट लाइक दिस, है ना, एंड आल्सो यू डोंट लाइक, सलाह कहे दे रहे हो जब इतना मामला हो रहा है। अरे सीधे भाई साहब चाबुक चलाइए कानून का, बोले नहीं 10 मिनट का मतलब रॉन्ग, खत्म करिए इसको, कोई टाइम लिमिट नहीं है, मैक्सिमम आप आधे घंटे का टाइम दीजिए, बस हो गया काम। ठीक है, कोरोना महामारी के बाद 10 मिनट डिलीवरी यानी कि क्विक कॉमर्स चलन तेजी से बढ़ा है। इस मॉडल के तहत प्लेटफॉर्म शहरों के अलग अलग इलाकों में डार्क स्टोर्स बना करके राइडर्स के जरिए कुछ ही मिनटों में डिलीवरी करते हैं अपने आप में। फिलहाल इस सेक्टर में ब्लिंकिट, जेप्टो, बिग बास्केट, फ्लिपकार्ट और स्विगी जैसे बड़े प्लेटफॉर्म सक्रिय हैं इसमें आप में। इन पर तो इनको खूब पीटना चाहिए मुझे लगता है, इनके जो मालिक हैं, है ना, मार मार के ना इनका दिमाग सही करना चाहिए। मतलब कुछ भी आप कर लोगे, 10 मिनट का मतलब आप समझते हैं बंदा कितनी तेज चलाएगा। एक हम यातायात पर काम कर रहे हैं, एक तरफ पुलिस वाले समझा रहे हैं इसको जाकर जाकर, तुम फराटा मरवा रहे हो उनसे बेचारों से, गलत तरीका है ये। चलिए मैं तो बहुत दिन से सोच रहा था, एक दिन तो मैं क्या कहते हैं, मैं इनकी कंपनी में जाने वाला भी था, फिर मैंने सोचा हटाओ यार, कौन बहसबाजी करेगा बिना मतलब के, मूड खराब करेगा। ठीक है, यही बगल में हमारे ब्लिंकिट और फ्लिपकार्ट, जानते होंगे आप लोग। क्विक कॉमर्स पारंपरिक कॉमर्स से काफी अलग है। जहां पारंपरिक कॉमर्स में उत्पादों की डिलीवरी में कई दिन लग जाते हैं, वहीं क्विक कॉमर्स में यही काम कुछ मिनटों में पूरा करने का दावा किया जाता है। गिग वर्कर्स क्या होते हैं? गिग वर्कर्स वे कामगार होते हैं जो अस्थायी नौकरी के बजाय अस्थायी, स्वतंत्र या प्रोजेक्ट आधारित काम करते हैं। इन्हें काम के अनुसार भुगतान किया जाता है, ना कि मासिक वेतन पर। जो भी होते हैं, जितना डिलीवरी आप करोगे उस डिलीवरी के अकॉर्डिंग आपको काम मिलेगा। जैसे कि आपके कैब वाले, कैब जो ड्राइवर होते हैं वो भी गिग वर्कर्स में आते हैं, है ना। परिभाषित गिग वर्कर्स के उदाहरण क्या हैं? सॉरी, ये उदाहरण होगा, इसको हटा दो। गिग वर्कर्स के उदाहरण, ठीक है, इसको जैसे जोमेटो, स्विगी के डिलीवरी पार्टनर, उबर, ओला के ड्राइवर, फ्रीलांस में कई सारे कंटेंट राइटर्स, ग्राफिक डिजाइनर, ये सब क्या है? ये सब अपने आप में गिग वर्कर्स, जिसमें कोई अस्थायित्व नहीं होती है, जितना काम करोगे उतना पैसा मिलेगा। और इनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए कंपनियां कुछ काम नहीं करती हैं। जैसे आजकल कोचिंग संस्थानों में भी होता है कोई कोर्स आ गया, आओ लिखो हमारे यहां, फिर जाओ लिख के जाओ, कोई फंडिंग नहीं आपको, ऐसे कुछ नहीं। दैट्स कॉल्ड आल्सो गिग वर्कर्स, है ना, ध्यान दीजिएगा। जिनमें अस्थायित्व नहीं होती है, काम करो, जितना काम करो उतना पैसा, जाओ निकलो फिर। पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वर्कर्स, ठीक है, एप्लीकेशन बेस्ड सर्विस प्रोवाइडर्स, जैसे अर्बन कंपनी के प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन आदि, इन पर इनका भी ऐसे ही रहता है, जितना काम करोगे उतना पैसा मिलेगा। गिग वर्कर्स की विशेषताएं क्या होती हैं? अस्थायी नौकरी नहीं होती है, ठीक है, कम समय सीमा में लचीलापन होता है, पीएफ, पेंशन, मेडिकल जैसी सुविधाएं नहीं मिलती हैं, जो कि मिल लीजिए, पीएफ वगैरह सबको मिलना चाहिए, नहीं मिलता है, ठीक है। चलिए, काम के अनुसार भुगतान मिलता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर निर्भरता होती है। नेक्स्ट है, गिग वर्कर्स क्यों बढ़ रहे हैं? डिजिटल प्लेटफॉर्म का विस्तार हो रहा है, युवाओं में लचीलापन और स्वतंत्रता की चाह हो रही है, कंपनियों की लागत कम करने की रणनीति अपने आप में स्टार्टअप और ऐप आधारित अर्थव्यवस्था है, चल रही है आजकल। भारत में गिग वर्कर्स से जुड़ी पहल क्या है? श्रम संहिता कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2022 में गिग वर्कर्स को मान्यता दी गई है। सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत बीमा, पेंशन देने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी भी नाकाफी साबित है। अभी भी गिग वर्कर्स के लिए कोई खास कदम नहीं उठाया गया है, रजिस्टर्ड नहीं होते कहीं पर ऑथेंटिक रूप में, तो दिक्कत है फिर उनके लिए। काम किया, निकल गए, आलसी ये भी एक क्या अपने आप में चीजें हैं गड़बड़, ठीक है। चलो भाई बताओ इसका उत्तर क्या हो जाएगा। 10 मिनट डिलीवरी के दावे पर केंद्र सरकार ने किस कारण सख्त रुख अपनाया है? उपभोक्ताओं की शिकायतों के कारण, गिग वर्कर्स की सुरक्षा को लेकर के, कंपनियों के घाटे के कारण, या फिर टैक्स चोरी के कारण? किस कारण जो है सख्त रूल अपनाया गया है गिग वर्कर्स को लेकर के? जल्दी से कमेंट करके मुझे इसका उत्तर बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा इसका उत्तर? आसान है भाई साहब, कोई कठिन नहीं है। ये खा यानी कि बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो, कायाकल्प योजना भी चर्चाओं में है। कायाकल्प योजना को स्वच्छ भारत अभियान के एक हिस्से के रूप में
15 मई 2015 को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्वच्छता, साफ सफाई, अपशिष्ट प्रबंधन और संक्रमण नियंत्रण के उच्च मानकों को प्रोत्साहित करना। यानी कि इसका उद्देश्य जो भी हमारे स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, चाहे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, उच्च प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, अस्पताल हो, इनकी सुरक्षा, इनकी अपशिष्ट प्रबंधन, इनका इन सभी बारे में बेहतर ढंग से कार्य हो सके, इसके लिए कायाकल्प योजना की शुरुआत की गई थी। और इसके अलावा इसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों संस्थानों को वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर पुरस्कृत भी किया जाता है कि कौन सा संस्थान ऐसा है जिसने बेहतर रूप से साफ सफाई में और बाकी संसाधनों को उचित प्रबंधन में जिसने बेहतर काम किया। तो ये अभी योजना चर्चाओं में, इसलिए प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, अब आप बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। कायाकल्प योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? नंबर 1, यह योजना पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्मारकों के सौंदर्यीकरण के लिए शुरू की गई है। इसे, अच्छा, ये प्रश्न जो आपका HEO वाला एग्जाम है ना, HEO वाला, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी वाला, इसमें आ जाएगा। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी में बहुत सारे चीजें आपके इंपॉर्टेंट रहेंगी, और स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी को लेकर के जो है कल परसों में एक मैं वीडियो बनाने वाला हूं, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। ठीक है, उसको पढ़ लीजिएगा। चलिए, कायाकल्प योजना, यह योजना देखो ये पॉइंट हो गया। इसे 2015 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में स्वच्छता और संक्रमण नियंत्रण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। तीसरा, इस योजना का मुख्य उद्देश्य केवल सरकारी कॉलेजों की दीवारों को रंगना है। यह योजना केवल कृषि क्षेत्र में नवाचारों को प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन की गई है। अब आप बताइए उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा भैया आपका ऑप्शन नंबर क्या, बताओ, तुरंत आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा इसका उत्तर? बहुत आसान है, इसमें कुछ भी इफ बट करने की आवश्यकता नहीं है आपको। ठीक है, इट्स वेरी इजी। इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, है ना? ये तो होगा। HEO के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। HEO स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी। ठीक है, चलिए, NIDMS, क्या? NIDMS नेशनल इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस डेटा मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल, इसको हम लोग NIEDMS भी बोलते हैं। ठीक है, दरअसल 9 जनवरी 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया। खासकर इसे NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के द्वारा विकसित किया गया है। दरअसल यह प्रणाली 1999 से अब तक हुए सभी बम विस्फोटों का विस्तृत डेटाबेस रखेगी और AI आधारित सॉफ्टवेयर का उपयोग करके विभिन्न आतंकी घटनाओं के बीच पैटर्न और हस्ताक्षर लिंक पहचान करेगी। तो यह खास प्रकार का पोर्टल अभी बनाया गया है। ठीक है, इसका केंद्र मानेसर हरियाणा में स्थित राष्ट्रीय बम डेटा केंद्र है अपने आप पे। ठीक है, अब आप बताइए इसके ऊपर प्रश्न क्या हो जाएगा इसका उत्तर? हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा, ठीक है, उद्घाटन किए गए NIDMS नेशनल इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस डेटा मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल को किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया है? राष्ट्रीय जांच एजेंसी, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास संगठन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल? क्या हो जाएगा इसका उत्तर, बताओ? अभी हमने आपको बताया हुआ है, PIB का न्यूज है अपने आप पे। ठीक है, चलो, इसका उत्तर हो जाएगा भैया आपका ऑप्शन नंबर क्या, बी, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि NSG। ठीक है, NSG के बारे में आप लोग क्या पढ़िएगा? NIA के बारे में, NSG के बारे में, DRDO के बारे में, CRPF के बारे में, इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। टास्क है आपका। ठीक है, यहां से प्रश्न बनता है, SW है आपका, होमवर्क है आपका। ध्यान दीजिएगा, हमारा टारगेट है कि आपका आगामी कोई परीक्षा होगी एक भी प्रश्न आपका गलत ना होने पाए। ये आपको मैं टास्क देता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, डोंट वरी। चलिए, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? बी वाला, है ना? चलिए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई की वार्षिक रिपोर्ट अभी आई हुई है और चर्चाओं में है ये अपने आप पे। तो इसके अनुसार क्या कुछ चीजें हैं? तो अभी हाल ही में इसने जो है क्या हुआ, एक रिपोर्ट को जो है दरअसल संसद की पटल पर रखा है और वहां पर कुछ चीजें सामने आई हैं। ठीक है, 6 जनवरी 2026 को इस रिपोर्ट की मुख्य उपलब्धियों को सार्वजनिक किया गया है। ठीक है, क्या क्या है? इस रिपोर्ट के अनुसार नवंबर 2025 तक भारत में ब्रॉडबैंड ग्राहकों की संख्या 100 करोड़ को पार कर गई है। बहुत बड़ी बात है अपने आप पे। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा फॉर योर एग्जामिनेशन। इसके साथ ही भारत का कुल दूरसंचार ग्राहक आधार, ठीक है, ये इतना मिलियन हो गया अपने आप में, जो इसे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार बनाता है। वायरलेस सेवाओं के लिए प्रति उपयोगकर्ता औसत मासिक राजस्व भी बढ़कर के आपका 174.46 रुपया हो गया है।
तो ये डेटा जो है भी हाल ही में जो संसद के पटल पर रखा गया है ट्राई के द्वारा, ट्राई की रिपोर्ट के द्वारा, ये इसके कुछ पॉइंट है। ये अब आप जो है अगर डिजिटल मिशन पर या डिजिटल साक्षरता उस पर इंटरनेट पर कोई भी प्रश्न आएगा तो उस डेटा का इस्तेमाल आप अपने मेंस में कर सकते हैं। तो मेंस की जो आपने कॉपी बनाई होगी उसमें आप इस डेटा को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। ओके, चलिए अब बताइए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई पर अक्सर प्रश्न भी अलग से पूछता है आपसे एग्जाम में, ट्राई कहीं ना कहीं चर्चा में रहता भी है। तो इसकी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत में ब्रॉडबैंड ग्राहकों की संख्या ने किस ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर लिया है? अभी देखो 50 करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया है, 75 करोड़ के आंकड़े को, 100 करोड़ के आंकड़े को, या 125 करोड़ के आंकड़े को, किसको पार कर लिया है? जल्दी से इसका उत्तर मुझे बताइएगा आप लोग, क्या होगा इसका उत्तर एग्जैक्टली? अभी तो बताया भाई हमने इसका उत्तर, सी इज द राइट आंसर है ना, बस 100 करोड़, सी इज द राइट आंसर। चलिए सॉरी, PSLV C62 अन्वेषा चर्चाओं में है। इसरो ने 12 जनवरी 2026 को श्रीहरिकोटा से PSLV C62 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। सबसे पॉइंट इसको याद रखिएगा। इसका प्राथमिक पेलोड EOS-N1 जिसे अन्वेषा नाम दिया गया है, एक क्या है? एडवांस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। ये पॉइंट रखिएगा, भाई पूछ लेगा कि किस प्रकार का सैटेलाइट है, तो ये क्या है? एक एडवांस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जिसे DRDO द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है। यह मिशन भारत की निगरानी क्षमताओं, कृषि और पर्यावरण ट्रैकिंग को मजबूत करने के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है। इसके अलावा 2026 के शेड्यूल में गगनयान के मानवरहित मिशन भी इसमें शामिल हैं, ठीक है। तो अब आप बताओ इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसरो के वर्ष 2026 के मिशन शेड्यूल के अनुसार 12 जनवरी 2026 को कौन सा महत्वपूर्ण मिशन लॉन्च किया गया? चंद्रयान 4, चंद्रयान 2, PSLV C62 या शुक्रयान फर्स्ट? क्या हो जाएगा इसका उत्तर? वेरी इजी है ना, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। चलो अब आपके लिए छोटा सा प्रश्न है, हड़ोल महोत्सव 2026 का आयोजन कब किया गया? दिसंबर 2025 में, जनवरी 2026 में, फरवरी 2026 में या फिर मार्च 2026 में? बहुत आसान है, इसका उत्तर मुझे बताइएगा आप लोग। और आपके लिए छोटा सा प्रश्न है, ठीक है, कि 10 मिनट डिलीवरी मॉडल ने उपभोक्ता सुविधा के साथ साथ गिग वर्कर्स की सुरक्षा से जुड़े गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। इस कथन के आलोक में क्विक कॉमर्स मॉडल के लाभ और चुनौतियों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है और आप इसको 200 वर्ड्स में लिख करके आप मुझे भेज सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 86044409, ठीक है, 201 पर। इस पर कॉल करके आप डायरेक्टली मुझसे बातचीत कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कहीं कोई समस्या अगर आपको आती है 8604440921, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है ना। इस पर आप कॉल मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, कल हमने प्रश्न पूछा था विवेकानंद जी के प्रमुख सिद्धांतों एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न था और विवेकानंद जी से आप सीख भी सकते हैं, है ना, बहुत कुछ। तो स्वामी विवेकानंद भारत के महान दार्शनिक, संत, विचारक और राष्ट्र प्रेरक थे। वे श्री रामकृष्ण परमहंस के प्रमुख शिष्य और उन्होंने वेदांत दर्शन को विश्व स्तर पर प्रतिस्थापित भी किया था अपने आप पे, ठीक है। प्रमुख सिद्धांत क्या थे उनके? वेदांत और अद्वैत दर्शन। स्वामी विवेकानंद ने अद्वैत वेदांत का प्रचार किया। उनके अनुसार आत्मा और परमात्मा एक है तथा प्रत्येक जीव में ईश्वर का वास है। बिल्कुल सही बात है, ऐसा होता है, ठीक है। तो एक कहते हैं ना कि फूलों में जो सुवास है, ईख में जो मिठास है, फूलों में जो सुवास है, ईख में जो मिठास है, भगवान का तो विश्व के कण कण में वास है। ईश्वर हर जगह व्याप्त है लेकिन दिखाई नहीं देता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार हवा चलती तो है, बहती तो है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देती, सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, उसकी ठंडी ठंडी हवाओं से हम उसे महसूस कर सकते हैं। ठीक प्रकार से, उसी प्रकार से ईश्वर तो है लेकिन उस ईश्वर को हम देख नहीं सकते हैं अपने आप में, बस महसूस कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो ये खास बात आप लोग हमेशा क्या करिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है, उन्होंने कहा, ठीक है। यह भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। धर्म की सार्वभौमिकता पर उन्होंने जोर दिया। सभी धर्म सत्य की ओर जाने के अलग अलग मार्ग हैं। आत्मविश्वास और चरित्र निर्माण पर काम किया उन्होंने। उठो जागो, लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको, ठीक है। और शिक्षा का उद्देश्य उन्होंने बताया क्या कुछ करना है। राष्ट्रवाद और युवा शक्ति के ऊपर उन्होंने खूब काम किया। उन्होंने भारत के उत्थान के लिए युवाओं को जागृत किया और राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका पर बल दिया।
स्वामी विवेकानंद जी के प्रमुख कार्य, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की 1897 में, ठीक है। और इसके अलावा जो है शिकागो धर्म सम्मेलन में भारत पार्टिसिपेट किया, आप जानते होंगे, इसको प्रश्न भी पूछा कई बार। भारत भ्रमण करके उन्होंने देश की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति का गहन अध्ययन किया, वेदांत का वैश्विक प्रचार किया, साहित्य योगदान दिया, कर्मयोग, भक्ति और ज्ञान योग, कर्म और राजयोग पर काम, उनकी ये प्रमुख रचना है, इन पर उन्होंने काम किया, ठीक है। यानी कि स्वामी विवेकानंद जी ने आध्यात्मिकता को कर्म और सेवा से जोड़ा। उनके विचार आज ही युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण की आधारशिला माने जाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के साथ साथ में स्वामी दयानंद सरस्वती को पढ़िएगा, स्वामी दयानंद, ठीक है, सरस्वती। एक बात ध्यान रखो, जो आजकल ना हिंदू धर्म पर या सत्य सनातन धर्म पर जो लोग उंगली उठाते हैं ना, क्रॉस क्वेश्चन उठाते हैं, तुम्हारे धर्म में तो ये है, तो फला है, तो ढिमका है। अगर भारत की वास्तविक धार्मिकता, संस्कृति, परंपराओं को अगर आपको जानना है तो हमेशा आर्य समाज के लिटरेचर को पढ़िएगा, ठीक है। क्योंकि आपसे कोई प्रश्न पूछता है और आपके पास जवाब होता ही नहीं, क्यों? क्योंकि आपने तो गलत पढ़ा है, गलत जानकारी है। अगर भारत को समझना है, सत्य सनातन धर्म को और पूरे इस भौगोलिक प्रदेश को समझना है, हमेशा आर्य समाज के लिटरेचर को अपनाइएगा, ठीक है। ये मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं। अगर एग्जैक्टली अगर आपको नॉलेज रखनी है, ग्रामर की, संस्कृत की अगर सही जानकारी रखनी, तो वेद क्या है, रिसर्च क्या है, पूरी वैज्ञानिकता अगर आपको जाननी समझनी है आध्यात्मिकता में, तो आर्य समाज के लिटरेचर को फॉलो कीजिएगा, ठीक है। मैं व्यक्तिगत सलाह देता हूं आपको, ठीक है। चलिए, आज की बस इतना ही। बाकी पीसीएस का बैच चल रहा है हमारे यहां पर, लेखपाल का चल रहा है, लोअर का चलने वाला है, बीओ का बैच चल रहा है। बीओ में फिलहाल क्वालिफिकेशन में कोई बदलाव की उम्मीद अभी नहीं की जा रही है, तो इन सारे बैचेज में आप एडमिशन लेकर के अपनी तैयारी को बढ़िया कर सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और इसके लिए अब हमें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8604409201 पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के बस इतना ही, बाकी मिलेंगे हम लोग कल, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। हाँ, ये जरूर बताइएगा कि भैया क्लास मॉर्निंग वाली सही थी या 8 बजे वाली, या अभी 9 बजे वाली सही है, रात की वाली, ठीक है। इसका मुझे उत्तर का जवाब का आंसर रहेगा आपके, ठीक है। चलिए, ठीक है फिर, ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। क्या आप लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की ROA परीक्षा में सफल होकर सचिवालय में समीक्षा अधिकारी जैसे प्रतिष्ठित पद पर चयनित होना चाहते हैं? क्या आपके पास व्यस्त दिनचर्या या व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण नियमित पढ़ने के लिए समय की कमी है, इसलिए एक दिन में आप 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं? क्या आपका संकल्प है कि सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बनना ही बनना है और आप उसके लिए सही मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं? यदि आपके इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हाँ हैं, तो आपकी खोज अब समाप्त होती है और आपके सपने को साकार करने के लिए आगामी समीक्षा अधिकारी परीक्षा की सुव्यवस्थित तैयारी हेतु डी-कोड एग्जाम लाया है अभ्युदय बैच। अभ्युदय बैच में आपको आगामी ROA परीक्षा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पूरे पाठ्यक्रम को अभी से एक साथ बहुत ही बेसिक लेवल से वीडियो लेक्चर, PDF नोट्स, टेस्ट सीरीज और उत्तर लेखन कार्यक्रम के माध्यम से पूरे विस्तार से पूर्ण कराया जाएगा। हमारे अभ्युदय बैच की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें साप्ताहिक टारगेट्स के अनुसार कम से कम 5 घंटे भी पढ़कर कोई अभ्यर्थी पूरा पाठ्यक्रम अच्छे से तैयार करके परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकता है। अभ्युदय बैच में अनुभवी और समर्पित शिक्षकों द्वारा आधारभूत मानक पुस्तकों एवं स्रोतों पर आधारित पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे पाठ्यक्रम को सभी आयामों से कवर किया जा सके। इस बैच में पाठ्यक्रम को इस विस्तार से पढ़ाया जा रहा है कि इसमें प्रवेश लेकर आप न केवल ROA परीक्षा बल्कि अन्य कई समकक्ष परीक्षाओं को भी एक साथ ही टारगेट कर सकते हैं। यानी इस परीक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी व्याकरण, रीजनिंग, मैथ, हिंदी आलेखन, निबंध आदि के विस्तृत अध्ययन से आप पूर्ण आत्मविश्वास से किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की PCS प्रारंभिक परीक्षा में भी इस बैच को पढ़कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस बैच में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार एक सप्ताह में मात्र 18 से 20 वीडियो लेक्चर देखने होते हैं, जो आप प्रतिदिन 4 से 5 घंटे का समय निकालकर आसानी से पढ़कर तैयार कर सकते हैं। ये बैच ऑनलाइन जरूर है, परंतु इस बैच में छात्रों और शिक्षकों के बीच सीधे संवाद के लिए प्रक्रिया निर्धारित है, जिससे अभ्यर्थी अपनी शंकाओं का व्यक्तिगत समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपके संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना ही अभ्युदय बैच की आधारभूत संकल्पना है। हमारा ये आत्मविश्वास संस्थान के 5 वर्षों की कठिन साधना की परिणति है। डी-कोड एग्जाम संस्थान अपने 5 वर्षों के सफर में ROA परीक्षा में 45 से अधिक चयन सुनिश्चित करवाकर एक विश्वसनीय संस्थान के रूप में विख्यात है। इसलिए बिना किसी संशय के
पूर्ण विश्वास के साथ आप भी हमसे जुड़कर अपनी सफलता का नया अध्याय लिख सकते हैं। इस बैच से जुड़ने के लिए हमारे संस्थान के नंबर 8604409201 अथवा 9506742546 पर व्हाट्सएप या कॉल करके बैच की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अभी 500 शुरुआती छात्रों को विशेष छूट भी प्रदान की जा रही है, इसलिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अतिशीघ्र प्रवेश लेकर अभ्युदय बैच से जुड़े। प्रवेश के लिए अभी संपर्क करें और शुल्क में छूट प्राप्त करें।